नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से अलग अलग वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। युवा वर्ग शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई घोषणाओं की उम्मीद कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाया जाएगा। साथ ही वे चाहते हैं कि रोजगार के साधन बढ़े, स्किल डेवलपमेंट पर काम हो, पूरे देश में भर्ती परीक्षाएं समान नियम से कराई जाए, छात्रवृत्ति समय पर मिले ताकि शोध को बढ़ावा मिले और सबसे महत्वपूर्ण की शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च हो। और क्या कुछ चाहते हैं युवा, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। अलग अलग सेक्शंस के लिए इस बजट में क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कई युवा साथी हैं जो कि इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर युवाओं की इस बजट से क्या कुछ उम्मीद है। क्या नाम है आपका, किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं आप? अभिषेक नाम है सर मेरा, एमए जर्नलिज्म का छात्र हूँ मैं। अभिषेक, ये बताइए कि अभी जो बजट आने वाला है इससे आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, बेसिकली सभी युवाओं के लिए सौगात चाहता है। हम लोग युवा हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये बजट किसान, नौजवान और शिक्षा को समर्पित हो। किसान, आप देख सकते हैं देश के किसान त्राहिमाम कर रहा है, सड़कों पे अपनी मांगों के लिए उतर रखा है। युवा नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। जीएसटी भी 18% जीएसटी लगा दी है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो बदहाली है। प्रशासन किसी तरीके से, कॉलेजों में वैकेंसीज नहीं है, सही तरीके से फंड नहीं आ रहा, और भी जैसे इंस्टीट्यूटों में फंड नहीं आ रहा है, छात्रवृत्ति टाइम पे नहीं मिल रही है। तो शिक्षा के मामले में बजट अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के मामले में बजट अच्छा होना चाहिए। आपका क्या नाम है, किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं आप? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सज्जन सैनी है और अभी मैं पोस्ट डॉक का स्टूडेंट हूँ। क्या चाहते हैं आप बजट से, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ चाहते हैं आपकी, खासतौर पे युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे ये बजट युवाओं पर केंद्रित हो पाए? देखिए, बजट केंद्र सरकार का, जिसमें कि उच्च शिक्षा में और शिक्षा का जो जीडीपी का 6% कम से कम खर्च होना चाहिए। यह एक मिनिमम मापदंड होना चाहिए कि 6% केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए दे। क्योंकि जिस तरीके से देश का ढांचा अभी शिक्षा का कोविड के बाद में डगमगाने लगा था, तो इसको देखते हुए सरकार को 6% जीडीपी का देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी स्टेट की जो यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ भर्तियां नहीं हो पाई हैं, तो उन भर्तियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को एक स्पेशल यूजीसी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करके तुरंत प्रभाव से जो भी भर्तियां हैं वह करवाई जानी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की यूजीसी जो है उसके माध्यम से जो फेलोशिप मिलती है, और भी आईसीएसआर, सीएसआईआर ऐसी एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को जो फेलोशिप मिलती है उनमें बढ़ावा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो फेलोशिप दी जा रही है वो बहुत कम है। तो मैं केंद्र सरकार से यही डिमांड करता हूं कि इस तरीके की जो भी युवाओं में जो पहल है वह करनी चाहिए, जिससे कि, और दूसरी चीज एक और देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो स्किल के जो क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के जो क्षेत्र में जो बजट देना चाहिए वह थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि युवाओं में और जागृति आएगी रोजगार के प्रति। बिल्कुल, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की। उसके साथ साथ जब बजट पेश होता है तो अक्सर ये कहा था कि ये विकसित भारत का बजट है। जब विकसित भारत की बात की जाती है तो आपकी नज़र में कैसी छवि उभरती है? भारत कैसा होगा कि भारत विकसित हो जाएगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गई सरकार ने संविधान पार्क का निर्माण किया था और लॉ कॉलेज कितने खोले। संविधान पार्क को देखने मात्र से संविधान के प्रति जागरूकता हो जाएगी क्या? मेरी मांग ये है कि हर जिले में सभी लॉ कॉलेज होना चाहिए। और जो लॉ कॉलेज गई सरकार ने खोले थे उनमें वैकेंसी क्यों नहीं हुई? उस शिक्षा पे वैकेंसी हो। और जो गई सरकार ने रिसर्च के लिए जो जिनकी नेट है, मतलब जीआरएफ नहीं है, नेट ही है, उनको रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पर मंथ 20,000 रुपये देने लिखा। कितनी छात्रवृत्ति मिली है? उस पर छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जा रही? तो उस शिक्षा पर, रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और उस शिक्षा पे हर जिले में लॉ कॉलेज हो। और जैसे केबीएस स्कूल खुलते हैं तो ब्लॉक स्तर पे भी एक केबीएस की तर्ज पर एक ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जो बच्चों, मतलब ग्रामीण एरिया में रोल मॉडल बने कि भाई वो स्कूल इतना अच्छा है। आप अभी रिसर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ हो चुकी है मेरी, इसलिए मैं लॉ कॉलेज की बात की। आप बताइए, आप क्या करते हैं, किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं आप? जी, मेरा नाम मनीष है।
मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के सोशोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। और इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? और जो सवाल मैंने इनसे किया था कि जब आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की बात होती है तो आप लोगों की नज़र में भारत की कैसी छवि उभरती है? देखिए, जब जब ये सरकारें इस बजट की पुस्तिका को अपनी संसद की मेज पे लाती है, उन पे पन्नों पे पन्ने पलटती है, युवा अपने लिए सौगात ढूंढता है, पर किसी भी सरकार, कोई सरकार इसमें, कोई ये वर्तमान की जो सरकार है, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की हो, उसमें युवाओं के लिए तो कोई आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बजट में युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो सबसे पहले तो मैं युवा होने के नाते इस देश का ज़्यादा से ज़्यादा बजट शिक्षा पे खर्च हो। जिस देश में कफन पे जीएसटी हो, उस देश में शिक्षा का ढांचा तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। मुझे अभी थोड़े दिनों पहले जब बिहार और यूपी में पेपर हुए, एक स्टूडेंट जब फॉर्म फिल करता है, उस फॉर्म की फीस में भी जीएसटी लगाने की बात कर रहे हो आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्म फिलअप जैसे राजस्थान ने किया कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करें तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में फॉर्म भर पाएंगे कई सारी भर्तियों के? देखिए, फ्री के फॉर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, परंतु आप देखिए ग्रामीण डाणी का जब स्टूडेंट तैयारी एक करता है, जो अपनी माँ के एक आंचल से पैसे लेकर, जिसमें माँ के खून पसीने की खुशबू आती है, मेहनत की खुशबू आती है, उस खुशबू से अपने स्वर्णिम भारत के लिए, अपने खुद के भविष्य के लिए वो फॉर्म फिल करता है। बजट में इन दिनों आत्मनिर्भर भारत की बहुत चर्चा होती है, इसलिए हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की बात होती है तो भारत की कैसी छवि आपके मन में उभरती है? आप क्या चाहते हैं जब भारत विकसित हो तो कैसा भारत हो? सबसे पहले तो मेरा नाम गौतम सोनी है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं सबसे पहले तो एजुकेशन की बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बजट के अंदर एक स्पेसिफिक तौर से बताया जाए कि हमारे एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि ना नई भर्तियाँ हो रही है प्रोफेसर्स की, और जो छात्रवृत्ति वो स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर दूर दूर से स्टूडेंट आते हैं और सभी एक मिडिल क्लास होते हैं, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, इसकी यही कि हमें ज़्यादा फीस ना पे करनी पड़े और एक अच्छी एजुकेशन के लिए हम यहाँ आते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एजुकेशन मिले हम सबको, कि हम सब ये चीज़ समझ पाएँ कि बजट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्पेसिफिक तौर से अभी तक बजट में ये नहीं समझाया गया है कि ये बजट किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितना दिया गया है। हमेशा इतना दिया जाता है कि आपको इतने % जीएसटी भरनी पड़ेगी, बट कहाँ यूज़ हो रही है वो, इसका हमें कोई पता नहीं है, किसी चीज़ का नहीं। एक बात समझाइए, बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स जो हैं वो सरकारी भर्तियों के पीछे भागते हैं, इसके अलावा आप लोगों को लगता है कोई और विकल्प हो सकता है रोजगार का, और क्या स्टूडेंट्स उनके बारे में समझते हैं, जानते हैं? जी देखिए, ज़रूरी नहीं, जब कोई छात्र को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा पढ़ लिख लेगा, तब वो सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर होता है, और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वो बेरोजगार रहता है। परंतु ऐसा सरकार को एक ये ढांचा बना हुआ है, इस ढांचे को ख़त्म करके सरकार को और भी ऐसे विकल्प युवाओं को देने चाहिए, जिससे युवा सरकारी नौकरी की तरफ अपना रोजगार ढूंढते हुए ना भाग के उस विकल्प की तरफ भागते हुए अपना रोजगार पा सके। रोजगार मात्र और मात्र एक सरकारी नौकरी रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे अनेक विकल्प इस बजट के अंदर सुनिश्चित कर सकती है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। जैसे कि देखा जाए तो जैसे कोई युवा पढ़ लिया तो उसको प्लेसमेंट की व्यवस्था हो गई। इसके अलावा अन्य कई सारे ऐसे विकल्प है जिनको सरकार फिक्स कर दे और उनकी ओर युवा अग्रसर होंगे तो उनको रोजगार के विकल्प अपने आप मिलेंगे। रोजगार के विकल्प मिलेंगे। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात समाप्त करते हुए कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से, बजट में ये मांग करना चाहता हूँ कि वैकेंसी आप निकाल रहे हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप करवा रहे हो, उसको अलग अलग चरणों क्यों करवा रहे हो? वन टाइम एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट में होना चाहिए। आपके जब ये एक तरफ तो आप वन इलेक्शन वन स्टेट की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी तरफ आप एक ही वैकेंसी को अलग अलग चरणों में कर रहे हो। पहली शिफ्ट का 2% डिलीट हो गए, तीसरी शिफ्ट का 5% डिलीट हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान। आखिर इसका परिणाम बेरोजगार क्यों भुगते हैं? अकाउंटेंट पे देखो आपने कितने % डिलीट किए, उसका परिणाम बेरोजगार क्यों भुगते हैं? तो हमने पहले जो सिस्टम में गड़बड़ थी इसलिए तो आपको सुना है, और आप भी इस तरह से कर रहे हो, तो फिर इसका बेरोजगार को कौन सुनेगा? ये काफी गंभीर मामला है नॉर्मलाइजेशन का, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में युवा इसको लेकर प्रदर्शन करते हैं। अभिषेक, एक बार आखिरी सवाल आपसे कि
जब विकसित भारत की बात होती है कि 75 सालों की जो हमारी यात्रा रही उसमें देश ने इतना कुछ अचीव किया है, कितना अचीव कर लिया, उसकी कितनी संतुष्टि है, कितना बाकी है, उसमें क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश में बिल्कुल बना है, सड़कें बनी है, परिवहन बना है, हवाई जहाज वगैरह, देखो किसानों के लिए नहरें आई है, तो वो 75 साल में भारत विकसित हुआ है। लेकिन अब हम बार बार एक ही बात पे आते हैं, भी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत। आत्मनिर्भर भारत कोई सरकारी नौकरी से नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब वो अंतिम छोर पे बैठा हुआ युवा आगे आएगा, देश के विकास में अपना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, योगदान देगा। देखिए, शिक्षा कोई रोजगार का साधन नहीं है। मैं शिक्षा को रोजगार का साधन नहीं मानता। रोजगार तो एक कला है। इंसान जैसे भाई कोई घड़े बनाता है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में अपना अलग काम करता है, वह रोजगार है। कोई मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, देश को विकसित करने में अपना योगदान देता है। शिक्षा तो एक ऐसा जरिया है जिसके से हम समर्थ हो सकते हैं, अपनी बात अनेक मुद्दों पे रख सकते हैं। लेकिन विकसित व आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब युवा अपनी स्किल के हिसाब से काम लगेगा। उस काम की उस व्यक्ति को या उस युवा को अच्छे पैसे मिलेंगे, वह देश के योगदान में सहायता करेगा। आपका क्या नाम है, किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? नाम सुरेश कुमार स्वामी है। मैं राजनीति विज्ञान विभाग का छात्र हूँ। अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ मैं। सुरेश जी, जो सवाल मैंने अभिषेक से किया था वही सवाल आपसे भी कि 75 बोलना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले जो आपका सवाल था कि जो विकसित भारत का जो मोटो है केंद्र सरकार का, जो 2047 तक हमको फुलफिल करना है, तो उसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। कि पहली बात तो ये है कि ये अच्छी पहल है, नो डाउट कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं। और उसके लिए इतने बड़े लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हो, विश्वविद्यालय हो, चाहे कॉलेजेज हो या अदर संगठन हो, जो उन सब में इस तरीके के सेमिनार्स हो रहे हैं, जागरूकता लोगों में बढ़ाने। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि विकसित की परिभाषा क्या है। हम किन देशों को लेके विकसित बनना चाहते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी अपन ये करना चाहते हैं कि वैसे विकसित बनना है। तो मेरा ये मानना है कि विकसित की जो परिभाषा है वो भारत को अपनी खुद को तय करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से विकसित की क्या परिभाषा होनी चाहिए? वो भारत को अपनी विकसित की परिभाषा तय करनी पड़ेगी। और उसमें यही है कि जो भारत की अभी वर्तमान स्थिति है और आगामी हम देख रहे हैं कि चाहे वो युवाओं को रोजगार हो, चाहे ग्रामीण जो किसान हैं उनके लिए उनकी फसलों का सही दाम हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लड़कियां हो, उन सब के लिए जो सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, उनकी सबकी व्यवस्था हो। दूसरी चीज़ है कि मैं यूथ हूं और इसको एक स्कॉलर हूं, स्टूडेंट हूं, तो उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो बजट से लेकर ये उम्मीदें हैं कि पहली बात तो ये कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेज है, उनमें जो वैकेंसीज है वो प्रॉपर तरीके से निकले। उनके जो रूल्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से बनाए जाएँ। उसमें कि ऐसा होता है कि किस स्टेट में क्या रूल्स हैं, किस स्टेट में क्या पेचीदा रूल्स हैं, उनकी जो क्लियरिटी नहीं है वो एक तरीके से बिल्कुल सही ढंग से उनको निर्धारित किए जाए। जो शिक्षा यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। बिल्कुल उसमें यूनिफॉर्म, रोजगार के नए अवसर तय किए जाए। तीसरी चीज़, जो आज का जो यूथ है वो हर आदमी और समाज, सोसाइटी का ये सिनेरियो है कि जो एक प्रतिष्ठा का वो बना हुआ है ना सूचक सरकारी नौकरी, उसको कहीं ना कहीं है ना वहाँ से डाइवर्ट करके केंद्र सरकार की ये पहल होनी चाहिए कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी है ना, प्रतिष्ठा का वो पद नहीं है। चाहे रोजगार के और अवसर स्किल को लेके हो, चाहे डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़नी चाहिए। तो ये सारे युवा हैं जो खास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जो बैकलॉग्स हैं, जो शैक्षिक कर्मचारियों की कमी है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि उसमें सुधार होना चाहिए। साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन में जो सरकार राशि खर्च करती है वह भी बढ़े ताकि इनको समय पर छात्रवृत्ति मिल पाए। और विकसित भारत के बारे में सीधी सी बात है कि भारत काफ़ी दूर तक आगे आया है बीते 75 सालों में, लेकिन अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है जिसमें यह बजट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो केंद्र सरकार फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए जल्द ही बजट पेश करने वाली है। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट होगा। इस बार का बजट इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि कमजोर जीडीपी ग्रोथ के अनुमान के बाद बिजनेसमैन और छोटे व्यवसायियों को खुश करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। देश के अलग अलग सेक्टर की नजर आने वाले बजट पर टिकी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायी केंद्रीय वित्त मंत्री से इस बार काफी उम्मीदें कर रहे हैं।
क्योंकि इस बार प्री बजट मीटिंग भी जैसलमेर में हुई थी। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने तनोट मंदिर को रीडेवलप करने की बात कही थी। वहीं निर्मला सीतारमण ने भी यहाँ की सुंदरता के बखान किए थे। ऐसे में इस बार जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों के लिए बजट में क्या कुछ खास ऐलान किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कला संस्कृति धोरों की धरती जैसलमेर अपनी वास्तुकला, रेतीले धोरों और कलात्मक हवेलियों के साथ साथ हस्तशिल्प कला के लिए जाना जाता है। पर्यटन यहाँ का मूल आर्थिक आधार है। लोगों के रोजगार का साधन पर्यटन है और तमाम लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हैं। पर्यटन व्यवसायियों को आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, पिछले बजट में क्या कुछ मिला और इस बजट में क्या कुछ मिलना चाहिए और पिछला बजट ग्राउंड पर कितना उतर पाया, इसको लेकर आज हम पर्यटन व्यवसायियों से बातचीत करने के लिए जैसलमेर के सोनार दुर्ग की उन तंग गलियों में चलेंगे जहां पर रंगत है राजस्थान की, मिठास है यहाँ के अपनत्व की और गुलजार है ये पर्यटन रूपी पुष्पों से। आइए आपको ले चलते हैं उन पर्यटन व्यवसायियों के बीच जो इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इसे लगातार जो है वो चार चांद लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायी चाहते हैं कि बबलियान बॉर्डर पर बाघा बॉर्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी की जाए ताकि देश भर के पर्यटक यहां आने के लिए आकर्षित हों। छोटे व्यापारी जीएसटी छूट के स्लैब को बढ़ाने की मांग करते नजर आए। जैसलमेर में समर और नाइट टूरिज्म को बढ़ाने की व्यापारियों ने मांग की ताकि जैसलमेर का पर्यटन 4 महीने से बढ़ाकर साल भर तक का किया जा सके। इसके साथ ही नए टूरिज्म प्लेस आइडेंटिफाई किए जाएं ताकि पर्यटकों का यहां रुकने का समय बढ़े, जिससे शहर के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इन सब के बीच 2 मुख्य मांगे देखने को मिली। एक, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ट्रेन और रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाए। दूसरा, एडवेंचर पार्क डेवलप किए जाएं, क्योंकि पर्यटक साहसिक गतिविधियों के माध्यम से रेतीले धोरों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकें। लोक कलाकारों के लिए योजनाबद्ध तरीके से रोजगार देने और एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की मांग भी प्रमुख है। राजस्थान के तमाम रंग जैसलमेर में दिखते हैं। यहाँ कलात्मक हवेलियाँ हैं और रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाने वाला गढ़ीसर सरोवर भी। इसे निहारने के लिए पर्यटक आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ की 70 से 80% जनता जो है वो इसी व्यवसाय पर निर्भर करती है। लेकिन क्या उनको उम्मीदें हैं इस बजट से और वो क्या सोचते हैं आने वाले दिनों में बजट को लेकर, कितने डेवलपमेंट्स होंगे और पिछले सालों में जो कुछ मिला है और अब क्या बाकी है। बाकी होना लाजमी है क्योंकि 140 करोड़ की जनता है और लोग लगातार जो है वो बजट को लेकर उत्सुक भी है। पर्यटन व्यवसायी क्या कुछ कहते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है बजट में क्या कुछ जो है वो मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आज के महंगाई के दौर में जो आज चल रहा है आप देख ही रहे हो, कलाकारों के लिए, दुकानदारों के लिए जो मॉन्यूमेंट लेके बैठे हैं, जो हेरिटेज हवेली लेके बैठे हैं, जो हेरिटेज फोर्ट के अंदर बैठे हैं, उनके लिए बजट के अंदर उम्मीदें हम सरकार से यही करते हैं कि वो ऐसी योजना चलाए जिसमें से जो संस्कृति, जो धरोहर को बचा के रखे, उनको कम से कम सहयोग दें। एक आर्टिजन के रूप में, एक धरोहर के रूप में जो इतनी बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट लेके बैठे हैं वर्षों से, जो आज इसको मेंटेन कर रहे हैं इस किले को, तो इसके प्रति वो थोड़ा ध्यान दें। जैसे भारत सरकार कला और संस्कृति मिनिस्ट्री चला रही है, वैसी राजस्थान की भी एक मिनिस्ट्री है, उसको भी थोड़ा कला और संस्कृति और पर्यटन विभाग को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का लोकल मार्केट बने। और जो ये दुकानदारी चल रही है बाहर, ये बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। जो यहाँ के लोकल फुटकर व्यापारी 50 सालों से व्यापार करें, तो उनके लिए कोई ऐसी योजना है जो उनको कोई आर्थिक सहयोग दे, तो वो कला के लिए थोड़ा कुछ काम करे। मतलब जो हस्तकला का काम कर रहे हैं उनके लिए कोई योजना होनी चाहिए बजट में, ये इनकी मांग है। क्या लगता है किस तरह टूरिज्म डेवलप हो सकता है? पिछले सालों में क्या कुछ मिला और अब क्या उम्मीद है? नहीं, प्रशासन, केंद्र सरकार ने बहुत कुछ दिया। यहाँ जो रेलवे स्टेशन है उसको भारत के 134 रेलवे स्टेशन उसको चुना गया है, तो बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है। बिना कनेक्टिविटी के टूरिस्ट जैसलमेर में आएगा नहीं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन कि रेलवे स्टेशन वाला कार्य जल्दी करे, विशेष पैकेज को जैसलमेर के टूरिज्म के लिए प्रमोट करे। ऑल ओवर इंडिया में टूरिज्म के लिए कुछ वैसा कुछ मिलता नहीं है, तो हमारा जैसलमेर पूरा डिपेंड टूरिज्म के ऊपर है। तो यहाँ के लिए कनेक्टिविटी को विशेष पैकेज सुविधाएं, ये एक स्पेशल पैकेज कुछ इसके लिए टूरिज्म के लिए बनना चाहिए, जिससे क्या लोकल जो आर्ट क्राफ्ट के लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे मिले। क्या लगता है कितनी महिलाएं ऐसी है जो घरों में बैठकर काम कर रही है, उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है? इससे पर्यटन और महिला सशक्तिकरण दोनों होगा। यहाँ का जो पूरा बॉर्डर एरिया है वो बॉर्डर टूरिज्म के साथ साथ बॉर्डर कल्चरल भी होना चाहिए। केवल टूरिज्म देखने नहीं है, बॉर्डर देखने नहीं है, यहाँ का कल्चर देखने भी है। तो कल्चर देखने के हिसाब से यहाँ के लोगों की जो महिला हस्तशिल्प कार्यक्रम कर रही है उनका है, वुडन का काम हो रहा है, ये सब के लिए कुछ विशेष पैकेज अगर सरकार देगी तो यहाँ का टूरिज्म कुछ साल के लिए काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए, लोगों ने कहा है कि जो हस्तकला है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या लगता है पिछले जो सालों में पर्यटन था, 1980 और 90 के दशक में जो पर्यटन था, उसमें और अब में कितना बदलाव है, कितना डेवलप हुआ और कितनी उम्मीदें हैं?
ऐसा है कि ये जो 1982 के बाद में जब टूरिज्म स्टार्ट हुआ तो उस समय हस्तकला कला का कार्य जो है वो बड़े अच्छे बहुत कम स्तर पे था। आज की तारीख में वो बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ गया है। सीमांत क्षेत्र में जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो हस्तकला के काम को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं और बाज़ार में जितनी भी दुकानों में देख लीजिए जो भी सामान बिक रहा है हस्तकला का वो करीब करीब सब बॉर्डर एरिया से बन करके आ रहा है। हमारे यहाँ के जो लोग बाग हैं, जो लोग यहाँ के निवासी हैं, पुराने निवासी हैं और नए जो आए हुए हैं, कुछ रिफ्यूजीज जो आए हुए हैं, उन्होंने भी इस कार्य को और ज़्यादा डेवलप किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी खादी के थ्रू और ग्रामोद्योग के थ्रू उस काम को और डेवलपमेंट किया है। यहाँ जैसलमेर में एक भाट बाज़ार करके नाम से बनी हुई है। केवल असुविधा की वजह से वहाँ कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मात्र 2 या 3 दुकानें काम आ रही है, बाकी वैसे बंद पड़ी हुई है। उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को विशेष बजट दे करके व्यवस्था कराए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब हाट बाजार जो बना है उसे और बजट देकर डेवलप करें तो इनका कहना है कि काफ़ी कुछ मिलेगा और बर्तन में काफ़ी बदलाव जो है पिछले सालों में है। आप लंबे वक्त से टूरिज्म देख रहे हैं, क्या पर्यटन व्यवसाय सोचते हैं इस बजट को लेकर? खासकर अगर बात करें तो मॉन्यूमेंट जो है वो किस तरह नए डेवलप हो और किस तरह के स्लैब्स को बदलाव किया जाए? मैं एक पहले तो बोलना चाहता हूँ कि तन्नोट के लिए तन्नोट को अगर वो बॉर्डर एरिया के हिसाब से जैसे अपने वाघा बॉर्डर है तो जैसा डेवलप हुआ है वैसा यहाँ पे भी हो सकता है और हम चाहते हैं कि उसको भी उसी तरह से डेवलप करें तो यहाँ टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा क्योंकि ऐसे भी तन्नोट अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाने लगे हैं तो उसके होने से बॉर्डर होने से और ज़्यादा बढ़ेगा और ये हम सब के लिए बेनिफिट है कि टूरिज़्म बहुत बढ़ जाएगा यहाँ। और दूसरा मुझे ये नए बजट में ये बोलना है कि जो जीएसटी फ्री स्लैब है वो 40 लाख तक का है और वो काफ़ी समय हो गया उसको। अब मैं चाहता हूँ कि वो 60 और 70 के बीच में हो क्योंकि छोटे व्यवसायी 80% जो है छोटे व्यवसायी हैं तो उनको ये फायदा मिलना चाहिए। जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को डेवलप करने के लिए एक विशेष पैकेज या विशेष बजट की उम्मीद की जा रही है। पिछले दिनों देश की वित्त मंत्री ने जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का दौरा भी किया था। जैसलमेर की 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन पर आश्रित है। जैसलमेर के पर्यटन को संबल देना अपने आप में पूरे जैसलमेर को संबल देने जैसा होगा। कई ऐसी योजनाएं बनाई जा सकती है जिससे यहाँ के हस्तशिल्प कला को जो है वो प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ जैसलमेर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें जो है वो संरक्षण की दरकार है, उसके लिए अलग से बजट पारित हो। और सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है लोगों को वो है बॉर्डर टूरिज्म से। अगर बाघा बॉर्डर की तर्ज पर ही तनोट के बबलियानवाला में रिट्रीट सेरेमनी की जाए और जो सम के मखमली धोरे हैं वहाँ पर एडवेंचर पार्क को डेवलप किया जाए तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में इस और फिर आकर्षित होंगे। और सबसे बड़ी बात है जो जैसलमेर का पर्यटन व्यवसाय है वो केवल 4 और 5 माह का बच गया है, इसे 1 साल तक कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि समर में नाइट टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो बड़ी जो है वो सफलता मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो एंटीक आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में मांग रहती है, उसको लेकर भी मेरे साथ कुछ पर्यटन व्यवसायी है, वो क्या कहते हैं एक अंतिम बातचीत उनके साथ भी करते हैं। क्या लगता है जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल प्लेसेस है और यहाँ के जो एंटिकनेस है वो कितने इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसके लिए बजट में क्या हो सकता है? दरअसल बात यह है कि जो हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि उसको यहाँ पे कल्चरल और जो पुरानी हमारी स्थापत्य कला है या हस्तकला है, जो उसकी कार्विंग है या जो पुराने चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों में हम पुराने बर्तन ले सकते हैं, पुराने दरवाजे ले सकते हैं या लकड़ी की या हाथ की पुरानी पीतल की बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। उसको देखने के लिए टूरिस्ट आता है तो उसको हमें प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक और बहुत ही जेन्युइन सामान मिलता है, लेकिन टूरिस्ट वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। अगर विदेश से टूरिस्ट पहुँच नहीं पाता है, इंडियन टूरिस्ट भी है काफ़ी वो नहीं पहुँच पाता है, तो उसको प्रमोट करने के लिए उसके लिए कोई ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे टूरिस्ट वहाँ तक पहुँच सके और हम उन चीज़ों को प्रमोट कर सके और हमारी उन जो आर्ट है, जो बची हुई आर्ट है, जो जेन्युइन आर्ट है वो लोगों तक पहुँच सके, जिसको टूरिस्ट देख के सच में उनको लगे कि हमने कुछ रियल, ऑथेंटिक और अच्छा चीज़ देखी है। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो लोक संगीत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
काफ़ी कलाकार इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है उन्हें प्रोत्साहन की। अभी भी वो लोग जो है वो मॉन्यूमेंट्स के बाहर गाते बजाते हैं, उनके लिए क्या बजट में कर सकते हैं? ऐसा है, इसके लिए बजट में अलग से कोई संस्था बना दी जाए ताकि उससे कुछ बजट दे करके उनको डेवलप किया जाए। आज की तारीख में अभी देखने को मिल रहा है छोटे छोटे बच्चे अच्छे से तैयार हो रहे हैं। शाम के टाइम में गढ़ीसर तालाब के ऊपर छोटे छोटे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ ट्रेनिंग करके उसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे अच्छे तैयार हो रहे हैं। उनको आगे डेवलप करने के लिए उनके पास में कोई ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके लिए इस बजट में ऐसा बजट रखे कि जिसमें उनके लिए कोई विशेष ग्राउंड हो, उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर बने उनका, ताकि बच्चों को और डेवलप कर सके। आने वाली पीढ़ी है इसको डेवलप करेगी तो आने वाली पीढ़ियों में ये सब जिंदा रहेगा। अन्यथा ये हमारा लोकल आर्ट जो है, ये संगीत जो है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। आज वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम रोशन है जैसलमेर का। कई ऐसे ये संगीतकार हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन किया है और उसके साथ साथ जैसलमेर का भी नाम रोशन है। उस नाम को सुनकर के फॉरेन टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अभी हम देख रहे हैं शहर में जितनी भी होटलें हैं, शाम के टाइम में वो बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, उनके संगीतकारों को बुलाते हैं, जो भी अपना पैसा अपनी तरफ से उनको बेनिफिट देते हैं और वो अपना घंटा 2 घंटा एंजॉय करते हैं। तो इसको डेवलप करने के लिए एक संस्था बना दी जाए और ऐसा एक ग्रुप बनाया जाए। देखिए, लोक कला और संगीत को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलाकार जो है वो अपनी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। हालांकि काफ़ी बड़े लेवल पर जो है वो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर कई लोक कलाकार पहुँचे हैं, कई लोक संगीतकार पहुँचे हैं और जैसलमेर की धरा से जो है वो सोने की तरह चमकने वाले इस संगीत को विश्व भर में एक पहचान मिली। और जैसलमेर में लगातार जो है वो समर टूरिज़्म, नाइट टूरिज़्म, लोक कलाकार और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को बढ़ाने के लिए बजट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। काफ़ी कुछ मिल चुका है, काफ़ी कुछ बाकी है और लाजमी भी है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बजट के माध्यम से जैसलमेर के पर्यटन को और ज़्यादा संबल मिलेगा। श्रीकांत आसनी, टीवी, जैसलमेर।